जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 73। प्रीवियस लेक्चर में हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर लिया था, इसके क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हमारे बेसिक लीगल कंसेप्ट से रिलेट करता है। चूँकि इसमें केस स्टडीज़ वगैरह नहीं होती, सिर्फ रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है, इसीलिए हमने इसको एंड में रखा। जो हमारे केस स्टडी वाले चैप्टर थे वो हमने पहले कंप्लीट कर लिए। अब तकरीबन केस स्टडी वाले हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ कुछ रट्टे वाले ऐसे चैप्टर्स जिनमें से ज़्यादातर रट्टे वाला क्वेश्चन पूछता है वो बाकी रह गया, जिसमें एक चैप्टर 1 है। फिर इसके बाद हमारे लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 16, 17 और 18। इनमें भी वो ज़्यादातर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन मैं भी जो चैप्टर 16, 17, 18 है इसमें कोई छोटी मोटी केस स्टडी पूछ ले। लेकिन बहरहाल जो ज़्यादातर केस स्टडी वाले चैप्टर्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब चैप्टर 1 हमें सिखाता क्या, इसका ओवरऑल थीम समझ लीजिए। चैप्टर 1 हमें बेसिक कंसेप्ट्स बता रहा है लॉ के। सबसे पहले मैं बताएगा लॉ कहते किसको हैं, ठीक है क्या लॉ? लॉ की टाइप्स कितनी है, लॉ की टाइप्स कितनी है, और फिर पाकिस्तान में लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, यानी लॉ किस तरह। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा। इसके अलावा हम कुछ मजीद एक्ट चैप्टर्स आगे जो लास्ट चैप्टर्स हमारे इनमें पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो एक्ट होते हैं, ये लॉ है, ये बनता कैसे है पाकिस्तान में, किस जगह पे बनता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टडी करेंगे। और ये लॉ मेकिंग प्रोसेस बेसिकली लिखा गया है आईने पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में। तो हम आईने पाकिस्तान के बारे में भी स्टडी करेंगे कि ये क्या है और इसके मुताबिक पाकिस्तान में लॉ किस तरीके से बनता है। ये है हमारा ओवरऑल थीम। यानी यूं समझ लीजिए, इसमें चैप्टर में हम स्टडी करेंगे लॉ की डेफिनेशन, लॉ की 2 बड़ी टाइप्स, फिर हम सीखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, आईने पाकिस्तान में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का निज़ाम आईने पाकिस्तान के तहत चलता है, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में खास तौर पे जिस चीज के ऊपर हमने फोकस करना है वो क्या है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है। वैसे तो उसमें आईने पाकिस्तान में जो जो चीजें भी लिखी गई हैं ब्रीफली सारी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा किस चीज के ऊपर होगा, लॉ मेकिंग। तो ये जो चैप्टर एंड होगा ये लॉ मेकिंग प्रोसेस पे एंड होगा, ठीक है। जब हम सीख लेंगे कि पाकिस्तान में लॉ किस तरीके से बनता है, चैप्टर भी खत्म। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, डेफिनेशन ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ, कि लॉ की डेफिनेशन क्या है और टाइप्स ऑफ लॉ क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कहता है लॉ किसे कहते हैं, लॉ ऐसे रूल्स को कहते हैं जो कि किसी भी मुल्क की स्टेट इन्फोर्स करवाती है। स्टेट एक तो है ना शरीयत, शरीयत क्या है, वो ऐसे रूल्स जो हमारा रिलीजियन हम पे इन्फोर्स करता है, इम्पोज करता है, ठीक है। लेकिन लॉ क्या है, लॉ वो रूल्स हैं जो कि स्टेट इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। वैसे तो उसूली तौर पे पाकिस्तान चूंकि इस्लामिक स्टेट है तो इसमें लॉ और शरीयत इनमें कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। लॉ को अंडर शरीयत बनाना चाहिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो अंडर शरीयत होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे हम ये देखते हैं कि लॉ कुछ और बात कर रहा होता है बाज़ औक़ात। तो लॉ किसे कहते हैं हम, वो रूल्स जो कि स्टेट बनाती है, ये है लॉ। अच्छा, लॉ के बारे में वो ये कहता है कि जो लॉ के रूल्स है ना, ये शरिया रूल्स जैसे नहीं है, फर्क हो सकता है। जैसे शरिया रूल्स आपको पता है वो तो एक जैसे होते हैं हमेशा,
ठीक है, वो चेंज तो नहीं होंगे कि आज किसी मामले के ऊपर शरीयत का हुक्म कुछ और है तो 2 साल के बाद 10 साल के बाद कुछ और हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना, तो सेम रहेंगे। अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं वो तो सेम है। सूद अगर हराम है तो वो हराम है, वो 100 साल पहले भी हराम था, आज भी हराम है, 100 साल बाद भी हराम होगा। लेकिन जो लॉ है, लॉ के बारे में वो ये बताते हैं कि लॉ चेंज होता रहता है, ये कंट्री टू कंट्री चेंज होता रहता है। हो सकता है पाकिस्तान में लॉ कुछ और हो, किसी दूसरी कंट्री में जाए वहां पे लॉ कुछ हो। पाकिस्तान में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, दूसरे ममालिक में कोई ऐसी चीज है जो कि जुर्म है, पाकिस्तान में नहीं, या पाकिस्तान में कोई चीज ऐसी है जो जुर्म है, हो सकता है दूसरे ममालिक में ना हो। लॉ कंट्री टू कंट्री चेंज होता है, इवन विद इन द सेम कंट्री, ईयर टू ईयर, टाइम टू टाइम लॉ चेंज हो जाता है। तो लॉ चेंज हो सकता है। इसीलिए जब कभी आपने किसी भी लॉ को स्टडी करना हो ना, प्रैक्टिकली भी, आप ये चीज इंश्योर कीजिए, 2 चीजें आपने इंश्योर करनी है। पहली चीज कि आप जो लॉ पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान का ही है, और दूसरी चीज आप जो लॉ पढ़ रहे हैं वो एज ऑन टुडे का एप्लीकेबल है। ऐसा तो नहीं कि 2 साल पहले का लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लॉ के बारे में हमने क्या सीखा, लॉ कौन से रूल्स हैं जो किसी भी मुल्क की स्टेट इंपोज करवाती है, और ये कंट्री टू कंट्री, टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। अब लॉ की 2 बड़ी टाइप्स हैं, एक है सिविल लॉ, एक है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ, दोनों में फर्क है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फर्क है। क्रिमिनल लॉ है कोई जुर्म करना, जुर्म करना, ठीक है। क्राइम, क्रिमिनल लॉ किसी ने क्राइम, क्राइम का मतलब है जुर्म। लॉ का वो हिस्सा जो जुराइम से रिलेट करता है वो है क्रिमिनल लॉ, और सिविल लॉ वो है जो कि जुर्म नहीं है, झगड़े, लोगों के झगड़े, जो लोगों के झगड़ों से, आपस के डिस्प्यूट से लॉ रिलेट करता है, उसे क्या कहते हैं, सिविल लॉ। इन दोनों की बेसिक क्लासिफिकेशन आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हम सीए में सिविल लॉ पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ते। क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं एलएलबी में, सीए में क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ते। कौन सा लॉ पढ़ते हैं, सिविल लॉ। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चीज पढ़ेंगे अभी या आगे चल के एडवांस लेवल पे। पूरे के पूरे सीए में आप कौन से वाला लॉ पढ़ेंगे, सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ कहीं नहीं पढ़ेंगे। क्रिमिनल लॉ किससे रिलेट करता है, जुराइम से, ठीक है। जुराइम से कोई जुर्म करेगा तो उसके ऊपर क्रिमिनल लॉ इंपोज होगा, और अगर लोगों के झगड़े हैं उसके ऊपर क्या है, सिविल लॉ। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ये भाईजान का पेन है, ये पेन उठाओ, ये पेन उठाओ, छुपा लो। इन्होंने पेन चोरी किया, इनका एक इवेंट ये है। दूसरा इवेंट, पेन वापस रखें, नहीं 1 मिनट इसको पकड़ के रखें, दूसरा सिरा आप पकड़े, आप अपनी तरफ खींचे, आप अपनी तरफ खींचे। ये कह रहा है पेन मेरा है, ये भाई कह रहे हैं पेन मेरा है। अब इन दोनों में झगड़ा है। ये 2 मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। पहले वाला जो चोरी का केस था ये क्रिमिनल लॉ से रिलेट करता है, शाबाश, इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अप्लाई होंगी, क्योंकि चोरी करना जुर्म है। ये कहां लिखा हुआ है, क्या चीज जुर्म है, क्या चीज है, पाकिस्तान पीनल कोड में। तो इसका मतलब है पाकिस्तान पीनल कोड में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी क्रिमिनल लॉ में आते हैं। लेकिन जो लोगों का आपस में डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, ये सिविल लॉ में आता है। बेसिक एक तो आप तो नेचर ऑफ केसेस पता चल गया आपके, क्रिमिनल और सिविल लॉ में क्या फर्क है, ठीक है। अब फर्ज कीजिए एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर 2 लोगों का डिस्प्यूट है, एक कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरा कह रहा है मेरी है, सिविल लॉ। बाप की डेथ हुई और बच्चों के दरमियान में विरासत के ऊपर झगड़ा शुरू हो गया, सिविल लॉ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 लोगों के दरमियान में, एक बंदे ने दूसरे को ड्यू डेट पे डिलीवरी नहीं दी, दूसरे ने पहले के खिलाफ केस फाइल कर दिया डैमेजेस का, कौन सा केस है, सिविल लॉ। और एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया, 302 का केस। ये जो 302 दफा है सेक्शन, ये किस जगह, किस कानून की दफा है, पाकिस्तान पीनल कोड। 420 धोखा दिया, पाकिस्तान पीनल कोड।
चोरी चिकारी, दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा बराए तावान, ये सारे जो केसेस होते हैं ये क्या है? क्रिमिनल केसेस, जो क्राइम से रिलेट करते हैं। क्रिमिनल लॉ हमें दो तीन चीजें क्या बताता है? पहली चीज, क्रिमिनल लॉ हमें बताता है कौन कौन से एक्ट क्राइम है। पाकिस्तान पिनल कोड में हर सेक्शन का एक किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट क्राइम है। अगर कोई बंदा क्राइम करेगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी और उसको किस क्राइम की क्या सजा मिलेगी। प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और लिस्ट क्रिमिनल, ये क्रिमिनल लॉ से रिलेट करता है। कौन क्रिमिनल लॉ किससे रिलेट करता है? कौन कौन से एक्ट जुर्म है, उनकी तफ्तीश कैसे होगी और उनकी सजा क्या मिलेगी। पाकिस्तान पिनल कोड में यही लिखा हुआ है, कौन सा एक्ट जुर्म है, उसका सबूत कैसे इकट्ठा करना है और साबित हो गया तो सजा क्या होगी। सिविल लॉ क्या बताता है? सिविल लॉ हमें यह बताता है कि लोगों का जो आपस में डिस्प्यूट है उसका फैसला किस तरीके से करना है। और याद रखें, एक लॉ ऐसा है जिसका मकसद होता है गिल्टी पार्टी को सजा देना, और एक लॉ है जिसका मकसद है अब पार्टी को सजा देना मकसद नहीं है, बल्कि एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करना मकसद है। अब पढ़ा ना कि लॉ का मकसद, डैमेजेस का पर्पस क्या था, याद है? डैमेजेस का पर्पस क्या था? एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करना, फॉल्टी गिल्टी पार्टी को पेनलाइज करना नहीं है। तो क्रिमिनल लॉ का मकसद होता है जो फॉल्टी पार्टी है, गिल्टी पार्टी, उसे सजा देना। लेकिन सिविल लॉ में मकसद ये नहीं, बल्कि सिविल लॉ में मकसद ये होता है कि अगर किसी बंदे की गलती की वजह से, किसी पर्सन के किसी एक्ट की वजह से दूसरे का नुकसान हुआ, लेकिन अनजाने में, जानबूझ के नहीं, क्राइम नहीं किया, अनजाने, तो फिर दूसरे पर्सन को कंपनसेट कैसे करना है। ये सिविल और क्रिमिनल लॉ में बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखते हैं हमारी बुक क्या कहती है। एग्जाम में हमसे पूछ सकता है 5-6 नंबर के साथ क्या कि बताओ सिविल और क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क है। या पूछ सकता है सिविल लॉ की एग्जांपल दो, क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल दो। तो जरा डिफरेंस अगर आपको समझ आ गया तो अब देखिए क्या ये डिफरेंस जो हमें बता रहा है वो ठीक है। सिविल लॉ के बारे में क्या कहता है? कहता है ये किस चीज को डील करता है? सिविल लॉ डील्स विद डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन, लोगों के दरमियान जो झगड़े हैं उसको डील करता है। क्रिमिनल लॉ किसको डील करता है? क्रिमिनल लॉ डील करता है क्राइम्स को, उनकी इन्वेस्टिगेशन को और उनकी पनिशमेंट को। पनिशमेंट क्या होगी, क्या चीज क्राइम है, उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, पनिशमेंट क्या होगी, उससे डील करता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ किससे डील करता है? डिस्प्यूट से। कहता है ये टॉर्ट तो है, क्राइम नहीं है। अच्छा, मैं 3 अल्फाज आपके सामने बोल रहा हूं, आपने बताना है तीनों का मतलब एक या के फर्क है। एक है गुनाह, एक है गलती, एक है जुर्म। जुर्म अलग अलग मतलब है। गुनाह है रॉन्ग डूइंग इन शरिया लॉ, शरीयत में अगर आप कोई गलत, वो गुनाह है। क्राइम है क्रिमिनल लॉ में कोई चीज गलत करना, वो क्राइम है, ठीक है। लेकिन गलती करना, गलती ये थोड़ा सॉफ्टर वर्जन है, ठीक है, सॉफ्ट टर्म है। गलती का मतलब ये है कि आपने अनजाने में कोई ऐसा काम हो गया जिससे किसी दूसरे को कोई नुकसान पहुंचा। तो ये जो टॉट का मतलब है रॉन्ग डूइंग, यानी गलती हो जाना। गलती हो जाए आपसे जिससे कोई दूसरे को नुकसान पहुंचा और वो आपके खिलाफ केस करे, ये हमेशा कहां पे आएगा? सिविल लॉ में। लॉ ऑफ टॉट हमेशा सिविल लॉ में आएगा। टॉट का मतलब रॉन्ग डूइंग, कि आपसे कोई गलत काम हो गया, गलती हो गई, ठीक है। और जुर्म हो गया तो वो क्रिमिनल लॉ में, गलती हो गई तो सिविल लॉ में, ठीक है। सिविल लॉ में केस कौन फाइल करता है? प्राइवेट पार्टीज। प्राइवेट पार्टी यानी ए और बी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने वायलेशन की, केस कौन फाइल करेगा? बी। लेकिन मुझे बताइए, ए और बी के दरमियान में झगड़ा हुआ, ए ने बी को गोली मार के कत्ल कर दिया, अब क्या बी ए के खिलाफ केस फाइल करेगा? नहीं।
केस को, अच्छा आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि बी के जो वाली वारसान है वो केस फाइल करेंगे, लेकिन अगर फर्ज कीजिए ए जो है वो गांव का चौधरी है और उसने बी के वाली वारसान को ये कह दिया कि अगर आप अपने बाकी के बच्चों की जिंदगी प्यारी है तो चुप करके बैठ जाओ, बी के घर वाले चुप करके बैठ जाएंगे कि नहीं? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, आपने खुद शायद कभी सुना होगा, ऐसा होता है। इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है केस में मैं भी फरीक बनूंगी। गवर्नमेंट भी क्रिमिनल लॉ के केस में, क्रिमिनल केसेस में गवर्नमेंट भी एक पार्टी होती है, ठीक है, एग्रीड पार्टी की तरफ से, ताकि अगर कभी एग्रीड पार्टी को डरा धमका के बिठा दिया जाए तो ऐसा तो नहीं हो, ऐसा अगर होना शुरू हो जाए फिर तो मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत का कानून, जंगल का कानून चलेगा। तो इसीलिए क्रिमिनल केसेस में गवर्नमेंट जरूर पार्टी होती है, ठीक है। प्राइवेट पर्सन भी पार्टीज होती हैं, मतलब एफआईआर दर्ज करवाई जाती है वो प्राइवेट पार्टी की तरफ से भी कराई जा सकती है, लेकिन बात का तो कुछ जराइम ऐसे होते हैं जिनमें प्राइवेट पार्टी अगर आगे ना आना चाहे तो गवर्नमेंट खुद से एक फरीक बनती है, वो क्रिमिनल केसेस में। लेकिन सिविल लॉ के केसेस में गवर्नमेंट फरीक नहीं बनेगी। ये फर्क क्लियर हुआ? ये दोनों फर्क समझ आ गया आपको? ये क्राइम से रिलेट करता है, ये रॉन्ग डूइंग या लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेट करता है, डिस्प्यूट से। ये इसमें प्राइवेट पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल करती है सिविल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में केस प्राइवेट पार्टी भी फाइल कर सकती है, गवर्नमेंट भी पार्टी बन सकती है। सिविल लॉ में गवर्नमेंट पार्टी नहीं बनती। फिर गिल्टी ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ, फैसला करने का जो मेयार है वो भी फर्क है, फैसला करने का मेयार भी फर्क। क्रिमिनल लॉ में जो डिसीजन की बेसिस होती है वो है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, गिल्टी ऑन द बेसिस ऑफ बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। और सिविल लॉ में गिल्टी करार दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। दोनों में फर्क क्या है, ये भी आपको फर्क समझ नहीं आएगा, एग्जांपल से समझते हैं। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है ज्यादा चांस। प्रोबेबिलिटी आपने मैथ में पढ़ा होगा स्टार्ट में शायद। प्रोबेबल का मतलब क्या है, जिस चीज के अकर होने का चांस ज्यादा, 50% से ज्यादा, 50%। तो अगर ये दोनों लड़ रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं पेन मेरा है, ये कह रहे हैं पेन मेरा है, मैं फर्ज कीजिए जज हूं, तो मैंने बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की, यानी जिसके हक में ज्यादा लग रहा हुआ, जिसके हक में ज्यादा लग रहा हुआ कि ये मालिक है, मैं उसके हक में फैसला दे दूंगा। यानी मैं देखूंगा दोनों में, अच्छा ये पेन अभी तो झगड़ा चल रहा है ना, इससे पहले ये पेन कल किसके पास था, ये पेन पता चला कल इसके पास था पेन। अब देखें, या तो किसी के पास कोई रसीद हो ना कि सर ये देखें ये मैंने खरीदा था, तो मैं उस रसीद की बेस पे फैसला कर दूं। उस रसीद की बेस पे जो फैसला होगा ना वो होगा बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, क्योंकि जिसके पास उसको खरीदने की रसीद होगी इस पेन की, इसका मतलब जिसके नाम की रसीद हो, इसका मतलब वही मालिक है। इसका मतलब क्या हुआ, वही मालिक है। लेकिन वो रसीद किसी का, अगर रसीद मिल जाए ना तो फिर इसका मतलब है 100% कंफर्म हो जाएगा कि ये पेन किसका है। इसको जो जब 90% से ज्यादा हम किसी चीज के बारे में श्योर हो जाए ना तो उसे हम कहते हैं बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, यानी जिसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। अगर इसके पास रसीद निकल आए तो फिर फैसला हो जाएगा बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, फैसला इनके हक में हो जाएगा। लेकिन रसीद ना इनके पास है ना इनके पास है, लेकिन पेन पिछले कुछ दिनों से इनके पास था, इन्होंने आज आके झगड़ा शुरू किया। तो मुझे बताइए, अब मैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स डिसीजन नहीं कर सकता, ठीक? मुझे बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे डिसीजन करना है कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं, ज्यादा चांस अगर 51% चांस हुआ ना इसका कि पेन इसका है और 49% हुआ इसका है, तो मैं क्या फैसला करूंगा, 51% का पेन है जी, इसको दे दें। यह है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिविल केस में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी चलता है, यानी इसमें पता चला, अब आप खुद बताइए, इनके पास पिछले कुछ दिन से पेन था, अब आपके जहन में क्या क्या चांस लग रहा है, किसका ज्यादा चांस लग रहा है कि वो मालिक है? ये हालांकि मे भी है ना हो, लेकिन ज्यादा चांस इन्हीं का है। यह है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिविल केस में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे डिसीजन कर दिया जाता है, लेकिन जब क्रिमिनल केस होता है ना
तो तब तक फैसला नहीं किया जाता जब तक के एविडेंस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स ना मिल जाए। यानी किसी शक शुबे की गुंजाइश बाकी ना रहे। जब तक शक शुबे की गुंजाइश, ये बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स का मतलब क्या है कि शक शुबे की गुंजाइश नहीं रही और साबित हो गया, साबित हो गया। क्लियर? जो भी चीज है। क्रिमिनल केसेस में आपने कई दफा सुना होगा क्रिमिनल केसेस में कि शक की बुनियाद पर मुलजिम को बरी कर दिया। क्या आपने कभी ये सुना है? शक की बुनियाद पे मुलजिम को बरी कर दिया गया। हालांकि कुछ ना कुछ एविडेंस होता है, कुछ ना कुछ एविडेंस होता है, ठीक है, जो कि उसको मुजरिम करा। जैसे फर्ज कीजिए 2 लोग बैठे हैं इस क्लासरूम में, नहीं, इनका पेन गुम हुआ। ये बड़ी आसानी के साथ इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि सर मेरा पेन गुम हुआ है, हम क्लास में 2 स्टूडेंट थे, इन्होंने उठाया होगा, और ये रीजनेबल भी लगता है। ये ऐसे ही है। अगर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे डिसीजन करना होगा, हम कहेंगे कि ये इन्होंने उठाया है, ये चोर है। लेकिन लॉ कहता है चूंकि क्राइम का केस है, वो क्राइम का केस, इसका असूल बेसिकली उन्होंने ये बताया हुआ है कि चंद एक गुनाहगारों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा ना दो। इसलिए क्रिमिनल केस में कहते हैं जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ना हो कोई चीज, हम फैसला नहीं करें, किसी को गिल्टी करार नहीं देंगे तब तक जब तक हमारे पास एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स नहीं होगा। अब एक कमरे में ये 2 लोग हैं फॉर एग्जांपल, और थोड़ी देर बाद हम आते हैं तो पता चलता है एक मर गया है और दूसरा उधर मौजूद है। अब ज्यादा चांस क्या है कत्ल किसने किया है? जो वहां पे बंदा मौजूद। जाहिर है कमरे में 2 लोग थे, एक मर गया तो दूसरे ने किया होगा। बियॉन्ड रीजनेबल, ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे तो आप कह रहे हैं ये कर, लेकिन अभी पूरा सबूत है भाई आला कत्ल किधर है, इन्होंने कत्ल किया है अगर, तो कोई ना कोई आला कत्ल होगा, वो किधर है वो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज है फॉर एग्जांपल छुरी वगैरह है, उसके ऊपर क्या इनकी उंगलियों के निशानात हैं, वो नहीं है कहीं पे। इस तरह का अब देखें 50% से ज्यादा चांस है कि इन्होंने कत्ल किया है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि श्योर हैं क्योंकि सबूत नहीं है। क्या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स एविडेंस है आपके पास कि इन्होंने मर्डर किया? नहीं किया, चांसेस हैं नहीं। इस केस में क्या करेगी कोर्ट? शक की बुनियाद पे बरी कर देगी। इसलिए वो एक लाइन लिखता है, वो लाइन बड़े काम की है। वो कहता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी एक ही केस में सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों अप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देता है, कहता है वो एक ड्राइवर के साथ एक बस कंपनी का या एयरलाइन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भाईजान आपने जहाज उड़ाना है, नशे की हालत में जहाज नहीं उड़ाना, ठीक है, या आपने जो भी हमें एक्सपीरियंस लेटर अपना क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट जमा करवाया ना, जेन्युइन जमा करवाने। एक बंदे ने अपने फेक सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, उसकी बेस पे हमने उसे कहा जाओ भाई लाहौर से कराची तक जहाज उड़ाओ। जहाज उड़ाया, रास्ते में उसने क्रैश करवा दिया। अब उसके खिलाफ एक तो सिविल केस भी चलेगा, क्यों? उसने कॉन्ट्रैक्ट जब किया था ना, फेक डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। क्रिमिनल केस भी कि भाई नशे की हालत में उसने जहाज उड़ाया, लोगों की जिंदगियों से जानबूझ के खेला, उनको खतरे में डाला, उसके खिलाफ सिविल। एक ही इवेंट की बेस पे सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों उसके ऊपर चल सकते। इसी तरह हमारे सिविल लॉ में भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें क्रिमिनल लॉ आ जाता है। वो अभी आपने नहीं स्टडी किया हुआ, आगे चल के आप देखेंगे। जब कभी कंपनी की मैनेजमेंट कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो ना, ये इसी चैप्टर में, इसी सिलेबस में एक मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। जब कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो ना, तो हालांकि बिजनेसेस के ऊपर सिविल लॉ अप्लाई होता है, लेकिन अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करे ना, उसके ऊपर क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई हो जाएगा। स्मगलिंग करे, अपनी माल तिजारत के माल की आड़ में स्मगलिंग करे, उसके ऊपर सिविल लॉ के साथ क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई हो जाता है। तो बाज़ औक़ात कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिन पे सिविल और क्रिमिनल दोनों अप्लाई। और बात बड़ी अजीब कर रहा है, बात जरा गौर से सुनिएगा। वो कहता है किसी पर्सन के खिलाफ हो सकता है एक ट्रांजैक्शन में एक केस सिविल लॉ का आप उसके खिलाफ फाइल करें, क्रिमिनल लॉ का,
और एन मुमकिन है क्रिमिनल लॉ में वो बरी हो जाए, लेकिन सिविल लॉ में उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल जाए। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? बेसिस ऑफ डिसीजन, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में एविडेंस चाहिए आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो हो सकता है एविडेंस 60-70% के करीब मिल गया था, 95% 90 हो सका, तो क्रिमिनल केस में उसे अदालत शक की बुनियाद पे बरी कर देगी। लेकिन उसी केस में सिविल कोर्ट क्या करेगी? उसे पनिश कर देगी। तो क्या हम ये सोचेंगे कि कोई एक अदालत गलत है? नहीं, वो उनके बेसिस ऑफ डिसीजन डिफरेंट है। ये आपको फर्क समझ आ गया? ये सारी डिस्कशन मैंने इन दो अल्फाज की वजह से की, क्योंकि ये स्टूडेंट नॉर्मली इनके बारे में पूछते हैं, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। ये समझ आ गया? अगर कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो ये समझ लीजिए बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है जब 50% से ज्यादा किसी चीज का चांस हो तो उस वक्त फैसला कर देना जाए, और बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स का मतलब है जब 90% से ज्यादा श्योर हो फिर फैसला कर दो। क्लियर? सिविल लॉ में पनिशमेंट क्या होती है? सिविल लॉ में पनिशमेंट होगी, आपको कहा जाएगा कंपनसेट करो जिस पार्टी का नुकसान किया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पनिशमेंट हुआ करती थी? कंपनसेशन, डैमेजेस, या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता था। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पता है कि जिस चीज का एग्रीमेंट किया वही काम करो। या सूट फॉर इंजंक्शन होता था। इंजंक्शन का मतलब क्या है कि जिस काम को ना करने का एग्रीमेंट किया है ना, वो काम ना करो। स्टे ऑर्डर, शाबाश, स्टे ऑर्डर। इस तरह के फैसले होते हैं सिविल केस में। क्रिमिनल केस में किस तरह के फैसले होंगे या पनिशमेंट क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल, या जुर्माना होगा, या डेथ पेनल्टी, सजाए मौत भी हो सकती है। लेकिन सिविल लॉ में डेथ पेनल्टी, किसी के साथ एग्रीमेंट किया, सिंगर के साथ ड्यू डेट पे सिंगिंग करने के लिए नहीं आया, उसे फांसी पे लटका देंगे क्या? नहीं। उसे जेल में डाल देंगे क्या? नहीं। बल्कि क्या किया जाएगा? ये सिविल लॉ का केस है, कंपनसेशन। नॉर्मली इम्प्रिजनमेंट नहीं होते। एग्जाम्पल्स क्या है सिविल लॉ की? कंपनी लॉ जो आप कैफ 7 में पढ़ेंगे, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ जो आप पढ़ रहे हैं कैफ 4। ठीक है, आपसे क्यों पूछे सिविल लॉ की एग्जांपल, आपने जितने भी लॉ पढ़े हैं ये इस कैफ 4 में सारे बता दें। कौन कौन से लॉ पढ़े हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, और अभी जो पढ़ेंगे अभी 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 जरा नाम बताएं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और कौन सा है? डाटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, और कंपटीशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एक्ट। ये सारे के सारे एक्ट, सारे के सारे लॉ क्या है? सिविल लॉ। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, फैमिली लॉस। बाजू का जो फैमिलीज के झगड़े होते हैं ना, बाजू का तो विरासती प्रॉब्लम्स होते हैं, कवानीन वो झगड़े होते हैं, डिवोर्स वगैरह के केसेस हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के केसेस हैं। ये सारे जो आपस में डिस्प्यूट होते हैं लोगों के एक ही फैमिली के अंदर, किसी भी पर्सन के किसी दूसरे, ये सारे के सारे सिविल लॉ में आते हैं जी। फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट आपको बता दिया, रॉन्ग डूइंग। जबकि क्रिमिनल लॉ में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारी की सारी क्रिमिनल लॉ में हैं। जैसे थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी। अच्छा, अब ये कुछ है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। ये उसने क्रिमिनल लॉ में क्यों बताई है भला? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं उनके ऊपर सिविल लॉ भी अप्लाई होता है। कि नॉर्मली बिजनेसेस के ऊपर जो लॉज अप्लाई होते हैं वो सारे सिविल लॉ होते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर कोई बिजनेस किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई होगा उसके ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली क्राइम्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिकली, वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में हम जाएंगे। अगर कोई बिजनेस मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे वो आपने देखा वो बोल न्यूज का क्या था, वो शुएब नाम था शायद जिसका, हाँ, एग्जैक्ट स्कैंडल वाला, वो कंपनी थी, हालांकि बिजनेस थी, बिजनेस के ऊपर सिविल लॉ अप्लाई होता है, लेकिन क्या करते थे? जाली डिग्रियां बेचते थे, जाली डिग्रियां बेचते थे, तो ये क्राइम था। क्या उनके ऊपर ये
क्रिमिनल लॉ अप्लाई होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली किस चीज के लिए हैं कि जब कोई बिजनेस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो वो फिर क्रिमिनल लॉ में आ जाएगा, उसके ऊपर क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई होगा। जिसकी बड़ी एग्जांपल्स नॉर्मली जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक क्राइम करे कोई कंपनी, या मनी लॉन्ड्रिंग भी क्राइम है, तो इसीलिए उसने उसको क्रिमिनल लॉ में क्लासिफाई। हालांकि ज्यादातर जो बिजनेस के ऊपर लॉज अप्लाई होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस के ऊपर अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट बिजनेस के ऊपर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस के ऊपर, कंपनीज एक्ट 2017 ये कैफ 7 में पढ़ेंगे, बिजनेस के ऊपर अप्लाई होता है, और भी बहुत से कानून ये सारे सिविल लॉ में आते हैं। लेकिन कुछ एक्ट बिजनेस पे अप्लाई होते हैं लेकिन वो क्रिमिनल लॉ में आते हैं। क्लियर? यस। चलिए, अब हमने अभी तक की सारी डिस्कशन में क्या सीखा? सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फर्क। सिविल लॉ किससे रिलेट करता है? डिस्प्यूट बिटवीन पार्टी से। क्रिमिनल लॉ किससे रिलेट करता है? क्राइम्स क्या क्या है, उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी और उनकी पनिशमेंट क्या होगी। सिविल लॉ में नॉर्मली पनिशमेंट क्या होती है? कंपनसेशन या डैमेजेस। क्रिमिनल लॉ में नॉर्मली कंपनसेशन क्या होती है? इम्प्रिजनमेंट या फाइन या डेथ पेनल्टी। सिविल लॉ में जो डिसीजन होता है किस बेस पे लिया जाता है? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। नहीं 50% ना, वो तो समझाने के लिए कहा है ना, एग्जाम में आपने क्या लिखना है? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। और क्रिमिनल लॉ में डिसीजन किस बेस पे लिया जाता है? बियॉन्ड गिल्टी ऑन द बेसिस ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। सिविल लॉ कौन पार्टी फाइल करती है? कौन सी पार्टी? प्राइवेट पार्टीज। और क्रिमिनल लॉ में गवर्नमेंट भी पार्टी होती है। शाबाश, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस के ऊपर नॉर्मली सिविल लॉ अप्लाई होता है, लेकिन कुछ केसेस में क्रिमिनल लॉ भी, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग करे, जैसे फ्रॉड करे, कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो कोई बिजनेस, या एक्सीडेंट में ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मैं आपको एग्जांपल दी कि वो जहाज उड़ा रहा था नशा करके, ठीक है, तो वो सिविल लॉ की भी वायलेशन है। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एयरलाइन कंपनी के साथ उस कैप्टन का, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट की भी वायलेशन की और फिर क्रिमिनल एक्टिविटी भी की, लोगों की जान को नुकसान पहुंचाया जानबूझ के। अच्छा, अब ये कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपने याद कर लेनी है। ये खास तौर पे प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है, और खुदा न खास्ता कभी आगे वास्ता पड़े तो उस वक्त आपको ये टर्म सुनने को मिलेगी। ये जब दो पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल करती है ना, तो उनमें से लॉ पार्टी 1 पार्टी 2 के अल्फाज यूज नहीं करता, क्योंकि इससे पता नहीं चलेगा। अगर इन भाईजान ने, असलम भाईजान ने बकर भाईजान के खिलाफ केस फाइल किया तो लॉ कहता है पार्टी 1 पार्टी 2 से समझ नहीं आएगी। तो लीगली एक खास नाम दिए जाते हैं पार्टीज को और एक तरतीब के साथ नाम बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट पार्टी वो पार्टी होती है जो केस फाइल करती है। सेकंड पार्टी वो पार्टी है जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया। असलम ने बकर के खिलाफ केस फाइल किया तो असलम फर्स्ट पार्टी है, बकर सेकंड पार्टी है, लेकिन इसके स्पेसिफिक नेम लाने दिए। सिविल केस है, सिविल केस, तो फर्स्ट पार्टी को क्या कहा जाएगा? प्लेंटिफ, सेकंड पार्टी को डिफेंडेंट। क्रिमिनल केस है, फर्स्ट पार्टी को कहा जाएगा कंप्लेनेंट, या क्लेमेंट भी बाजू का इसे कहते हैं, कंप्लेनेंट, और सेकंड पार्टी को एक्यूज्ड। और अगर किसी केस का फैसला लोअर कोर्ट ने कर लिया, उसकी अपील हाई कोर्ट में फाइल की गई, अपील का केस चल रहा है, तो जिसने अपील फाइल की एप्लेंट, और जिसके खिलाफ फाइल की गई रिस्पोंडेंट। आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट देखा, उस पर लिखा हुआ था राशिद वर्सेस सलीम, राशिद वर्सेस, ये केस का टाइटल है, केस का टाइटल है। आपने केस को पढ़ा तो पता चला एक प्रॉपर्टी है जिसका डिस्प्यूट चल रहा है राशिद और सलीम के दरमियान में।
बताइए लीगली राशिद को क्या नाम दिया जाएगा? प्लेंटिफ। और सलीम को डिफेंडेंट। इसका मतलब है राशिद ने सलीम के खिलाफ केस फाइल किया है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा है। प्रॉपर्टी के लिए सर अगर उसको मार दे तो। हाँ, अगर फर्ज कीजिए कि राशिद वर्सेस सलीम है, केस यही है, और आपको पता चला कि ये इस केस में राशिद ने कोई मार कुटाई की है सलीम के साथ, सलीम जख्मी हो गया है, और फिर सलीम ने, अब देखें केस की सिचुएशन बदल रहा हूं, राशिद ने सलीम के साथ मार कुटाई की, सलीम जख्मी हो गया, सलीम ने अपना मेडिकल करवा के थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी, केस फाइल करवा दिया। अब ये केस है सलीम वर्सेस राशिद। सलीम, क्योंकि अब सलीम ने केस फाइल किया ना, सलीम वर्सेस राशिद। इसमें सलीम कौन है? अब कंप्लेनेंट, क्योंकि क्रिमिनल केस है और ये वो पार्टी है जिसने केस फाइल किया, और जो दूसरी पार्टी है एक्यूज्ड, उसके खिलाफ केस फाइल हुआ है। ये लीगल टर्मिनोलॉजी। और अगर सिविल केस में कोर्ट कह दे कि सलीम बेकसूर है, सलीम बेकसूर, जो रशीद है वो मुतमिन नहीं है इस फैसले से, उसने हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी, अब रशीद को क्या कहा जाएगा? अपीलेंट। और जो सलीम है रिस्पोंडेंट। ये टर्म्स क्लियर हो गई, किस केस में कौन सी टर्म यूज होती है। चलिए ये टेबल याद रखिएगा। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ लॉ। पाकिस्तान का कानून सोर्स क्या है? पाकिस्तान के जितने भी कानून हैं उनका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? किस का? आईने पाकिस्तान। शाबाश। पाकिस्तान में जितने भी कानून बनते हैं वो किस बड़े कानून की रोशनी में बनते हैं? आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ठीक है, उसके मुताबिक। तो कहता है सोर्सेज ऑफ लॉ, एक है बेसिस ऑफ लॉ, कि पाकिस्तान में जो कानून बनता है उसकी बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम। पाकिस्तान के लीगल सिस्टम की बेसिस हैं आईने पाकिस्तान और इस्लामिक लॉस, क्योंकि आईने पाकिस्तान को भी इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान है ना, शरिया के ताबे होना चाहिए, उसके अंडर काम करना चाहिए, जो लॉ मेकिंग होनी चाहिए वो शरीयत के अंडर। इसीलिए पाकिस्तान में जो बेसिस ऑफ लीगल है वो क्या है? इस्लामिक लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये बात समझ आई? लेकिन आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो बना 1973 में, लेकिन हमने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है वो है 1872 का, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। तो ये 1872 का लॉ किधर से आया? किधर से आया? इंग्लिश लॉ से, गोरों के लॉ से। इसीलिए आप देखते हैं कि जब कभी जो हमारे लॉज है ना ये बहुत ज्यादा सिमिलर हैं यूके के लॉज के साथ, क्योंकि यूके के वाले गोरे जो है वो हम पे हुकूमत करके गए ना, तो हमारा जो बहुत से लॉज है ना वो हमने उनसे डिराइव किया। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान में जो कवानीन चल रहे हैं उनमें बहुत से कवानीन तो ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक लॉज के मुताबिक बनाए गए हैं, लेकिन बहुत से कवानीन ऐसे हैं जो हमने एज इट इज अडॉप्ट कर ली है गोरों के, ठीक है, इंग्लिश लॉ से। तो बेसिस ही है। अच्छा, फिर इसके बाद है सोर्सेज ऑफ लॉ। बेसिस का मतलब किस चीज को सामने रख के हमने लॉ बनाने हैं। तो पाकिस्तान में जब कोई भी लॉ बनता है ना तो तीनों चीजों को सामने रखा जाता है। बेसिस का मतलब यही, किन चीजों को सामने रखना है? तीनों चीजों को। क्या? इस्लामिक रूल्स को, फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर इंग्लिश लॉज को। ये गोरों ने जो इस चीज के ऊपर कानून बनाया है उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि लॉ मेकिंग, यूं समझ लीजिए लॉ मेकिंग प्रोसेस कह लें या लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कह लें। सोर्सेज ऑफ लॉ पाकिस्तान में 4 है: लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट,
कस्टम्स एग्रीमेंट। सबसे ज्यादा जो लॉ मेकिंग होती है वो लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन का मतलब है वो लॉ जो पार्लियामेंट बनाए। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? वो लॉ जो कौन बनाए? पार्लियामेंट बनाए। पार्लियामेंट से मुराद क्या होता है? सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये है वो कानून जो कि असल कानून है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है किसी चीज के ऊपर कानून नहीं बना और जजेस के सामने वो शिकायत लेके कोई पार्टी आ जाती है, तो बाज़ औक़ात जजेस का जो फैसला होता है ना किसी डिसीजन में, किसी केस में जज का जो भी डिसीजन या फैसला होता है उसे भी कानून का दर्जा दिया जाता है। उसे कहते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है प्रीवियस डिसीजन। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? प्रीवियस डिसीजन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा आपको पता है कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों में से कौन सुप्रीम पोजीशन में है? कौन अपर पोजीशन पे है? पार्लियामेंट। कोर्ट्स के बारे में कहा जाता है कि लॉ मेकिंग काम है पार्लियामेंट का और लॉ इंप्लीमेंटेशन काम है कोर्ट का। लॉ बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का। और उस लॉ के मुताबिक अमल करना, उस लॉ के मुताबिक केसेस सुनना, सजाएं देना, ये कोर्ट का काम है। ठीक, इवन पार्लियामेंट अगर आज ये कह देना कि जी रिश्वत लेना कोई जुर्म नहीं है, तो कोर्ट रिश्वत लेने को जुर्म करार नहीं देंगे, रिश्वत की बेस पे किसी को सजा नहीं देंगे, क्योंकि कोर्ट का काम है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को के ऊपर अमल करवाना। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने हैं, किसकी रोशनी में फैसले करने हैं? पार्लियामेंट ने जो कवानीन पास किए होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेशन। लेकिन लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने जो फैसले करने हैं वो लेजिस्लेशन के अंडर रह के भी करने हैं और हायर कोर्ट जो भी होगी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में भी अंदर आते हुए फैसले करने हैं। इसको कहते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है सुपीरियर कोर्ट का डिसीजन जो कि जूनियर कोर्ट पे बाइंडिंग है। किसी केस में अगर सीनियर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया ना, उसी तरह का केस अगर सेशन कोर्ट में आ गया, सिविल कोर्ट में आ गया, तो उसके ऊपर भी लाजमी है वो वही फैसला दे जो हाई कोर्ट ने दिया है। हाँ, हाई कोर्ट से जो डिफरेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई और फैसला दे दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने कोई और फैसला दे दिया। अब सिविल कोर्ट क्या करे? सिविल कोर्ट क्या करे? वो ये देखे कि दोनों में से किस फैसले में फैक्ट सेम है। असल में प्रेसिडेंट के भी रूल होते हैं, फैक्ट सेम होना जरूरी है। फैक्ट सेम होना जरूरी है। जिसके फैक्ट से ज्यादा, जिसके, जैसे मैं फर्ज कीजिए सिविल कोर्ट में हूं, जज हूं, मैंने फैसला करना है। अब मैं इसी तरह की सिचुएशन एक दफा लाहौर हाई कोर्ट में आई, इसी तरह की एक सिचुएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सामने आई। अब मैंने किसके डिसीजन को फॉलो करना है? मैं देखूंगा मेरे पास जो केस है इसके फैक्ट्स किस वाले केस से मिलते हैं ज्यादा। जिस वाले केस से ज्यादा फैक्ट्स मिलते हुए मैं उसको फॉलो करूंगा। ये पहले हमारे सिलेबस में होता था, प्रेसिडेंट किस तरीके से अप्लाई करना है, अब नहीं है हमारे सिलेबस में। तो प्रेसिडेंट मतलब समझ आ गया। फिर इसका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? दो पार्टीज ने आपस में एक दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट किया, वो उनके लिए लॉ बन गया, वो उनके लिए लॉ बन गया। क्योंकि अगर इसकी खिलाफवर्जी करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई पेनल्टी पे करना पड़ेगी, डैमेजेस पे करना पड़ेंगे। कस्टम्स क्या है? कस्टम्स क्या है? ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन भी कह सकते, या रीत रिवाज यूं कह ले। आपको पता है पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे पुलिस भी नहीं जा सकती, इलाका खैर, पुलिस भी नहीं जा सकती, तो वहां पे क्या कोर्ट कचहरी होगा जो लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का? वो भी नहीं।
तो वहाँ पे केसेस का फैसला कैसे होता है? जैसे खास तौर पे हमारे कबायली इलाके हैं, पंचायत, शाबाश, ये जो है ना कस्टम्स, इसका मतलब यही पंचायत सिस्टम है, पंचायत सिस्टम। इसे समटाइम हम नाम देते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का अल्टरनेट तरीका। मेन तरीका क्या है? कोर्ट सिस्टम। और ये जो पंचायत सिस्टम है ये क्या है? अल्टरनेट सिस्टम। अल्टरनेट। अच्छा, आप समझ रहे होंगे शायद ये पंचायत सिस्टम जो होता है ना, ये कस्टम्स के मुताबिक ये अच्छा सिस्टम नहीं है, ये अच्छा सिस्टम नहीं। इवन हमारा जो कोर्ट लीगल सिस्टम है ना, ये भी इसको प्रोटेक्शन देता है और कहता है कस्टम्स के जरिए से लीगल डिस्प्यूट का फैसला करना अच्छी बात है, हम इसको लीगल प्रोटेक्शन भी देते हैं। इसकी सबसे बड़ी आर्गुमेंट ये है, कोर्ट सिस्टम ये कहता है, जजेस ये कहते हैं कि अगर कस्टम्स को या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को या पंचायत सिस्टम को हम प्रमोट करेंगे ना, तो इससे हमारा जो मेन स्ट्रीम है लॉ की, कोर्ट की, उस पर बर्डन कम होगा, क्योंकि बहुत से फैसले जो है पंचायत में ही तय हो जाएंगे। हाँ, अगर किसी को उन फैसलों से एतराज है तो वो चले हमारे पास आ जाए, लेकिन 100 में से कितने 10, 15, 20 लोग आएंगे, 80 डिस्प्यूट के फैसले तो फिर भी वो पंचायत में कस्टम्स में हो गए, कस्टमरी वे में। तो ये एक तरीका है, ये भी एक है सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम, सोर्स ऑफ लॉ पाकिस्तान में। क्लियर? और ख़ास तौर पे कबायली इलाकों में आपने देखा होगा, उसमें ये जो कस्टमरी लॉ है ना, इसकी जगह पे यूज़ किया जाता है इस्लामिक लॉज को, यानी उनकी वहाँ पे कोशिश होती है कबायली इलाकों में कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक फ़ैसले दिए जाए, शरीयत के मुताबिक। शाबाश। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने 2 चीज़ें सीखी। पहला, लॉ की डेफिनेशन क्या है? लॉ क्या चीज़ है? लॉ वो रूल्स हैं जो कौन इन्फोर्स करता है? स्टेट। लॉ की 2 टाइप्स कौन सी है मेरे भाई? सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। क्या फर्क है? सिविल लॉ केस कौन फाइल करता है? प्राइवेट पार्टीज। क्रिमिनल लॉ में गवर्नमेंट ही पार्टी हो सकती है। सिविल लॉ में डिसीजन कैसे होता है? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के। क्रिमिनल लॉ में डिसीजन कैसे होता है? बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। और सिविल लॉ की एग्जांपल्स क्या है? फैमिली लॉ, बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ। क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल क्या है? पाकिस्तान पिनल कोड और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट, हमारे मुल्क में बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम क्या है? बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इंग्लिश कॉमन लॉ, इस्लामिक शरिया लॉ और इंग्लिश कॉमन लॉ। और सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? 4 सोर्सेज ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम्स, एग्रीमेंट। लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? वो लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है। प्रेसिडेंट किसे कहते हैं? वो डिसीजन जो कि हायर कोर्ट्स के, सुपीरियर कोर्ट्स के हैं, जो लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। और कस्टम्स वो डिसीजन जो कि आर्बिट्रेशन के थ्रू या के जो कस्टम्स होती हैं किसी भी इलाके की, उसके मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। और ये ज़्यादातर पाकिस्तान में रिप्लेस हो गए हैं शरिया लॉ से। और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या है? वो लॉ जो प्राइवेट पार्टीज एक दूसरे के साथ एग्री करती हैं, एक दूसरे के साथ। हाँ, एग्रीमेंट ऐसा लॉ है जो सिर्फ उन्हीं पार्टीज के ऊपर अप्लाई होता है जिन्होंने वो एग्रीमेंट किया होता है। क्लियर है? चलिए, अब इसमें याद करने वाला मटेरियल ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, आज इन दोनों कंसेप्ट्स को याद कर लेना है। इंट्रोडक्शन टू ये डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ऑफ लॉ को भी और सोर्सेज ऑफ लॉ को भी। क्लियर? आपसे वो डिफरेंस पूछ सकता है एग्जाम में, सिविल और क्रिमिनल का डिफरेंस, या एग्जाम्पल्स पूछ लेगा। और सोर्सेज ऑफ लॉ ये उसने कई दफ़ा पूछा हुआ है कि 4-5 नंबर के साथ कि सोर्सेज ऑफ लॉ बताइए। ठीक है? बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम और सोर्सेज ऑफ लॉ, ये सिंपल, ये रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, इसके साथ आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।